कुंडली का छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये ऐसे तीन भाव हैं जिन पर विद्यार्थियों का कंफ्यूजन ज्योतिष का कोर्स करने के बावजूद भी बना ही रहता है। और इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है, जब नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस चलती हैं तो कई बार उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं हो पाता, एक नॉर्मल तरीके से चल जाती है। पर छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये वो भाव हैं जो हमें ज्यादा ध्यान आकर्षित करने की डिमांड करते हैं। और अक्सर व्यक्ति इन तीन भाव से ही बहुत ज्यादा डरता है, और डरे भी क्यों ना, क्योंकि उनका रोल ही उस प्रकार का बना हुआ है। अब ये चीज हमारे फायदे की भी हो सकती है, क्योंकि डर कभी कभी बेनिफिट्स में भी कन्वर्ट होता है। आपको जान आप सभी लोग जानते हैं कि बिन भय होत न प्रीति, ये रामायण में लिखा हुआ है। अगर हमें इस संसार में किसी का भय व्याप्त ना हो तो हम शायद सही डिसिप्लिन के साथ जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ पाए, और अपने उन्मत्त आचरण के द्वारा अपने जीवन को खराब कर सकते हैं। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम क्वेश्चन आंसर से शुरू करते हैं। 12वें भाव से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपका तो वो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम गुरुदेव को मेरा सादर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम जितेंद्र। सर, जो 12वीं क्लास 12th हाउस की जो हमारी कार्यशाला हुई वो तो बहुत अच्छी हुई सर। पहले हम लोग यही समझते थे 12वां भाग को कि ये इसके लिए ये हमको काम करना है, ये देता है। लेकिन जिस डिटेल से बताया गया उससे हमारी मतलब हमें काफी अच्छा लगा कि सर ये चीजें हम नहीं जानते थे। अभी हमारा सवाल ये है सर कि क्योंकि लाल किताब को लोग बोलते हैं कि रिमेडी की ये है, एस्ट्रोलॉजी बुक है। है। तो लोग ऐसा कहते हैं सर, लेकिन मैंने आपके वीडियोस देखे और मुझे लगा कि नहीं, इससे ये तो है ही, उसके अलावा भी बहुत कुछ है सर। जैसे 12th हाउस लोगों को बहुत परेशान करता है, तो सर ने तो ऐसे बताया सर कि 12th हाउस यदि खाली है तो क्या करना है, और 12th हाउस यदि कोई ग्रह से भरा हुआ है तो वो क्या रिजल्ट देगा। लेकिन सर इसकी जो एक लाल किताब में कोई ऐसी बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट एंड अचूक जिसको बोलते हैं सर रिमेडी यदि हो तो सर वो आप बताने का कोशिश करेंगे सर, तो जी हमें जी काफी है। जी और यदि वो प्लेनेट वाइज बताएंगे सर कि इस प्लेनेट में ऐसा, इस प्लेनेट में ऐसा, तो ज्यादा सही रहेगा सर। बहुत थैंक बढ़िया। यू। जितेंद्र जी, पहली बात तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि लाल किताब से डायग्नोज नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा मिथ है। लाल किताब से डायग्नोज करना चीजों को बहुत आसान होता है, पर समस्या ये ऑनलाइन क्लासेस की है। जब से ये कोविड आया है हमारी जनरेशन ने पेशेंस छोड़ दिया है। लाल किताब कम से कम साल डेढ़ साल लगातार क्लासेस हों तो वो चीज कवर हो, और साथ में सामर्थ्यवान गुरु हो, यानी कि जो उसमें जो लिखा है बिटवीन द लाइंस उसको डिकोड कर सके। 90% टीचर्स जो लाल किताब पढ़ा भी रहे हैं उनको खुद को ही मालूम नहीं है, वो उन लकीर के फकीर बने रहते हैं और बिटवीन द लाइंस के बारे में खुद ही जज नहीं कर पाते। एक्चुअली में दे आर आल्सो कंफ्यूज्ड, वो खुद ही कंफ्यूज हैं बहुत ज्यादा। यही कारण है कि लाल किताब एकमात्र रेमेडियल बुक बन करके रह गई, जबकि रेमेडी का उसमें सिर्फ मात्र इतना पार्ट था कि वो एक आम साधारण लोगों के लिए उसमें रेमेडीज लिखी गई। इसका जो विस्तार हुआ वो इस पर्पस से हुआ कि जो लोग मंत्र जाप पाठ पूजा, महंगे रतन
इत्यादि खर्च उनके ऊपर खर्चा करने में सक्षम नहीं थे, ये उन लोगों के लिए बेसिकली एक टूल बना, जिससे व्यक्ति अपने घर की सामग्री, अपने खाने पीने का सामान, अपने मिर्च मसाले या जो दैनिक जीवनचर्या में उपयोगी सामग्री का उपयोग करके वो अपने ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस कर सके। सिर्फ उसका मात्र उद्देश्य ये था। कुछ लोगों ने उसको एक चमत्कारी बुक के रूप में प्रचारित कर दिया, कुछ ने इस तरीके से कि हर तरह की प्रॉब्लम ही उससे हम निजात पालेंगे। तो ये बहुत सारे मिथ जो है ना लाल किताब के बारे में मार्केट में फैल गए। वैदिक ज्योतिषाचार्यों ने, जिन्होंने लाल किताब को पढ़ा, उन्होंने बड़ा जल्दबाजी में पढ़ा या वो डिकोड नहीं कर पाए। उनको दिमाग में वैदिक कंसेप्ट था, तो इस वजह से उनको वो बड़ा जी का जंजाल नजर आया और उन्होंने लगा ठीक है भाई ये रेमेडियल पार्ट है, बट ये डायग्नोज इससे होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इससे डायग्नोज नहीं हो पाता। लाल किताब की एक कमजोरी जरूर है, जिस तरीके से वो बुक लिखी गई वो सिस्टमेटिक वे से नहीं लिखी गई। जैसे वरद प्राशर होरा शास्त्र में चैप्टर वाइज और एक सिरा पकड़ करके उसको लास्ट तक हर हाउस को और उसको, इसमें जो सूत्र दिए हुए डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर दिए हुए, इसको कई बार पढ़ने पर, और भगवान ने जिनको तीक्ष्ण दिमाग दिया, तीक्ष्ण बुद्धि दी है, और जो डिवाइन साइंस के साथ जुड़े हुए हैं, जो डिविनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ हद तक इसको डिकोड करने में कामयाब भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरे ख्याल से जितना भी लाल किताब का अच्छा पॉजिटिव स्वरूप चल रहा है, शायद उन्हीं महाविद्वानों की वजह से चल रहा है। अब मैं 12वें भाव पर आता हूं, और आपने लाल किताब का जिक्र किया है तो मैं उसी से समझाने का प्रयास करूंगा सामान्य भाषा में। वैदिक से तो आप लोगों ने बड़े अच्छे से समझा है। 12वां भाव से क्या चीजें देखते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूं और एक शब्द से मैं शुरू करूंगा, त्याग। 12वां भाव जो है ये हमारे जीवन का अंतिम सत्य है। 12वां भाव हमें उस अंतिम पड़ाव पर पहुंचाने वाला भाव माना गया है, जो आपको प्रेरणा देता है कि जीवन में जो भी कुछ आपने अचीव किया है उसे छोड़ के जाना ही पड़ेगा। आपकी किसी की ताकत नहीं है कि आप इसे अपने साथ आगे ले जा सके। फिर क्वेश्चन उठता है कि आप आगे क्या ले जा सकते हैं। अगर हम मेटेलिस्टिक चीजों को नहीं ले जा सकते, जमीन को, जायदाद को, मकान को, वाहन को, धन को, पैसे को, लग्जरी को हम अगर अपने साथ नहीं ले जा सके तो फिर किसे ले जा सकते हैं। तो वहां पर लाल किताब 12वें भाव के बारे में दो रास्ते सुझाती है। कहती है 12वां भाव बृहस्पति की जमीन है, बृहस्पति यानी ज्ञान, और उस पर मालिकाना हक जो है वो राहु का है। बड़े ध्यान से पेशेंसफुली समझना है कि बृहस्पति का अधिकार है 12वें भाव पर और राहु का अधिकार है 12वें भाव पर। या तो व्यक्ति संसार से विदा होते समय गुरु का ज्ञान, पुण्य कर्मा, ईश्वर का आशीर्वाद, इस संसार को लौटाया गया, जो भी आपने संसार से प्राप्त किया वही वापस लौटाया कि नहीं लौटाया। अगर आप लौटाने में कामयाब हुए तो आपने गुरु का मार्ग पकड़ा है, तो आप गुरु का आशीर्वाद इस संसार से लेकर के विदा हो। और अगर आप लौटाने में कामयाब नहीं हुए तो निश्चित रूप से आपने राहु का मार्ग पकड़ लिया। राहु को आपने ऐसे समझना है कि राहु एक माया है, कि हम माया के वशीभूत होकर के हमने इस संसार में जन्म लिया
और माया के वशीभूत होकर के ही हम इस संसार से विदा हो गए। हम जो करने आए थे वो तो नहीं किया, अपितु माया के वशीभूत होकर के हमने कुछ का कुछ कर दिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया, और हम सिर्फ और सिर्फ कलेक्ट करने पर रह गए। कलेक्शन, राहु प्रतीक है चीजों का संग्रह करने का। राहु चीजों को हमेशा बटोरता रहता है और उसको अपने साथ चिपका लेता है, और इस तरह से चिपका लेता है कि जैसे ये सब चीजें मुझसे कभी विदा होंगी ही नहीं, ये चीजें सदैव मेरे साथ बनी रहेंगी। ये ही राहु की तृष्णा है, ये ही राहु की माया है। राहु इंसान में ऐसी सोच पैदा करता है कि जो तू प्राप्त कर लेगा वो तुझसे कभी भी जुदा नहीं हो पाएगा। इसलिए उसका मन बहुत ज्यादा उन्हीं चीजों से अटैच हो जाएगा, उन्हीं चीजों के साथ चिपक जाएगा, वो उनसे अलग नहीं हट सकता। तो हमारे वैदिक ज्योतिष में या हमारे सनातन धर्म में सूत्र कहता है कि जो अधूरे कर्म जो आप इस संसार में छोड़ के जाओगे, जब तक आप अपना सही कर्म नहीं करके जाओगे आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो आप इस साइकिल से कभी भी जुदा नहीं हो पाएंगे, आपको इस साइकिल में बार बार आना पड़ेगा। और ये संसार दुखों का घर है, या हम ये कह सके हमें मौत का सामना बार बार करना पड़ेगा, वही गर्भ में जन्म लेकर के, और फिर से मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। जन्म के समय और मरण के समय, दो समय ऐसे होते हैं जो जिस समय बहुत ज्यादा कष्टदायक स्थितियों का सामना हर एक को करना पड़ता है। इस कष्ट से मुक्ति के लिए ही हमारे ऋषियों ने मुक्ति का साधन मोक्ष को कहा है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि अगर इस चीज से विदा लेना चाहते हो तो निश्चित रूप से आपको मोक्ष का मार्ग पकड़ना होगा। इसीलिए हमारे महान आचार्यों ने 12वें भाव से मुक्ति के लिए मोक्ष का रास्ता चुना। इसलिए 12वें भाव के साथ मोक्ष को जोड़ा जाता है। पर मोक्ष तो जब ही मिलेगा जब आप गुरु के मार्ग पे चले हों, और मोक्ष कब नहीं मिलेगा, जब हम राहु के मार्ग पर चले हों। अगर हमें 12वें भाव हमें क्या दे रहा है उस चीज को समझना है टेक्निक वाइज, तो हमें यह समझना होगा 12वें भाव में राहु और गुरु दो ग्रहों की एनर्जी हिडन रूप में है, मतलब छिपी हुई है। जैसे कि अगर कोई भाव खाली है, यानी कि 12वां भाव खाली है, उसमें राशि के अलावा कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, तो उसको आप क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे कि ये 12वां भाव क्या देगा? तो हमें सिंपल यही समझना है कि हमने गुरु ग्रह की और राहु ग्रह की हिडन एनर्जी को समझना है कि इसमें राहु बली है कि इसमें गुरु बली है। यानी कि ये 12वें में नहीं बैठे हुए, मैं बात कर रहा हूं जब 12वें में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ। हाउ टू जज, कि हम लाल किताब से कैसे जज करेंगे? वैदिक का तो आपको फार्मूला पता है कि 12वें भाव में जो राशि फॉल करेगी, अगर वहां पर कोई ग्रह नहीं बैठा तो आप उसके लॉर्ड को पकड़ेंगे कि उसका लॉर्ड किस जगह पर बैठा है, किस हाउस में बैठा है, किसके साथ बैठा है, किसकी दृष्टि में बैठा है। वो सब जो है आप लोग बात करेंगे, वो सब से आप इस चीज को पता करेंगे। पर लाल किताब कहती है उन चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने राशि को माना ही नहीं, उन्होंने भाव को मान लिया, उन्होंने नक्षत्र को नहीं डायरेक्ट वे में लिया, इनडायरेक्ट वे में लिया है। तो उन्होंने कहा राहु की एनर्जी को पकड़ लो कि कुंडली में राहु कहां पर बैठा हुआ है, और फिर गुरु ग्रह को पकड़ लो कि गुरु कहां बैठा हुआ है। अगर गुरु आपका 80% तक अच्छा है, प्योर है, तो निश्चित रूप से
आप इस संसार से बहुत अच्छी चीजें लोगे और इस संसार को बहुत अच्छी चीजें लौटाओगे। ये लौटाना किसे कहते हैं? आप इस जीवन को चलाने के लिए निश्चित रूप से कोई ज्ञान प्राप्त करेंगे, कोई स्किल प्राप्त करोगे, कोई चीज की सीखोगे आप, और उसके द्वारा अपना जीवन चलाओगे। क्या उस ज्ञान को आप आगे ट्रांसफर करोगे? किन लोगों को ट्रांसफर करना है? जो आपके अपने नहीं है। बेटे को ट्रांसफर किया, वो तो आपकी मजबूरी है, वो तो माया के बंधन में किया। हर व्यक्ति अपने बेटे बेटियों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए जो भी कुछ करता, अपने खानदान के लिए, वो तो माया के बंधन में बंध करके करता है जी। ये वापस लौटाना नहीं है, वो उसकी मजबूरी है। वापस लौटाओगे जब जब आप किसी अनजान व्यक्ति को वो अपनी कला, वो अपना ज्ञान दोगे, और इस संसार में कैसे रहा जाता है उस रहने की क्रिया को आप सिखाओगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आप बहुत मूल्यवान होते चले जाते हैं। मूल्य किस चीज का? मूल्य आपके अनुभव का। क्या आपने अपने अच्छे अनुभवों को, आपने जैसा जीवन से सीखा, क्या आपने आगे लोगों को दिया, या अपने पास उससे भी चिपक गए? तो आप गुरु ग्रह के मार्ग को नहीं पकड़ पा रहे हैं। गुरु का मार्ग वही मार्ग है, चाहे आप जूते ठीक करने का ज्ञान रखते हो, चाहे आप बुक सेल करने का ज्ञान रखते हो, चाहे आप कोई टेक्निकल नॉलेज रखते हो, ज्ञान तो ज्ञान है, स्किल तो स्किल है। और जिस स्किल के माध्यम से आप पैसा कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, वो ज्ञान किसी दूसरे को भी पैसा कमाने की कला सिखा सकता है। जब आप कमा सकते हैं तो दूसरा भी कमा सकता है। तो ये तो संसार का नियम है, जो काम आप कर सकते हो दूसरा भी कर सकता है। दूसरा, क्या इस ज्ञान के अलावा आपने दूसरों के दुख को समाप्त करने के पर्पस से कुछ इस संसार से सीखा? वो आपका जीवन का अनुभव हो सकता है। कोई ऐसा जोड़ा आए जो पति पत्नी झगड़ा करके बैठ गए हैं और आपसे आकर के कहें कि हम तो तलाक लेंगे। अब आपका क्या रोल है? दो रोल हो सकते। एक रोल तो ये कि इस आदमी का मुझसे क्या लेना देना, कल का लेता आज ले लो तलाक। भाई बैठे क्यों हो, जाओ अपने वकील से मिलो। हु इज आई? मैं कौन हूं? मैं कौन होता हूं इस बीच में पड़ने वाला? हमें झंझटों में नहीं पड़ना। दूसरा है मार्ग कि उसे आप अपने जीवन का अनुभव बताएं कि मैंने वो लोग भी देखे हैं जिन्होंने तलाक लिया है, और मैंने वो लोग भी देखे हैं जिन्होंने तलाक नहीं लिया है। दोनों में क्या अंतर, मैंने क्या अनुभव महसूस किया है। तलाक लेना ही है तो किन स्थितियों में लेना चाहिए, वो सारी चीजें उसको आप समझाएं। करे ना करे वो एक अलग बात है। आपने कितने लोगों की मदद करी? जब भी जीवन में आप 60 की उम्र पार करें तो निश्चित रूप से आप शनि के अंडर में आ जाते हैं। और शनि के अंडर में आने के बाद, क्योंकि शनि कर्मों का, कर्म फल का देवता है, वो उम्र में आने के बाद भी आपके अंदर लालसा रह जाती है, धन के प्रति आकर्षण रह जाता है, तो निश्चित रूप से आप राहु के मार्ग पर चल रहे हैं। आपको लोगों की भलाई निस्वार्थ रूप से करनी चाहिए। एक जवान आदमी को मैं नहीं कहूंगा उसको धन कमाना ही चाहिए जवानी में। अगर जवानी में नहीं कमाएगा तो उसका कर्म अधूरा रह जाएगा। उसका परिवार, उसके बच्चे, वो सब अधूरेपन में रह जाएंगे। तो ये भी कर्मों से त्याग हो जाएगा, वो सब हमें नहीं करना है। 12वां भाव यही सिखा रहा है हमें कि हमें चीजें अब छोड़नी है, और छोड़ने का अभ्यास एक दिन में नहीं हो जाता। हम सोचें कि एक दिन वक्त आएगा और हम सब चीजें छोड़ देंगे, नहीं, फिर तो प्रकृति आपसे छुड़वा ही लेगी। आपने क्या छोड़ा? 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का है। हॉस्पिटल में जाने के बाद आपके हाथ में ताकत क्या रह जाती है? 12वां भाव आपसे सारी शक्तियां छीन लेता है। 12वां भाव आपसे सारी शक्तियां छीन लेता है, आपके हाथ में कुछ छोड़ता ही नहीं। जब आप दूसरी पावर के अंडर में होते हैं, दूसरे के हाथ का खिलौना होते हैं,
और जो भी कुछ हो रहा होता है वो सहज गति से हो ही रहा होता है, उसमें आपका कोई इंटरफेयर नहीं होता है। आप सोचिए, जो लोग हॉस्पिटल में कभी 1 दिन 2 दिन रहे हैं, वहां आपकी कितनी चलती होगी। आप अपनी मर्जी से खा नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से डॉक्टर को सलाह नहीं दे सकते कि मुझे ये वाला इंजेक्शन नहीं, ये वाला लो, है लाल रंग का नहीं, मुझे पीले रंग का दो, आई लाइक येलो कलर। आप कुछ नहीं कह सकते, आपकी कोई डिमांड नहीं हो सकती वहां पर। और आप डिमांड करें भी तो क्या सुनता कौन है वहां पर? यही तो हॉस्पिटलाइजेशन है। वहां पर तो डॉक्टर ही भगवान है। वहां तो जो करेगा सो डॉक्टर करेगा। अच्छा डॉक्टर मिल गया, आपकी किस्मत, बच जाओगे। नहीं मिला तो भी आपकी किस्मत, नहीं बचोगे। आपके हाथ में क्या था? ना ठीक होना, ना मर जाना, कुछ भी नहीं था आपके हाथ में। सेम जेल यात्रा, आपके हाथ में जेल में होता क्या है? कुछ भी तो नहीं। अपनी मर्जी से थोड़ी ना बाहर आ जाओगे, वो बंधन में तो रहना ही पड़ेगा ना। वहां आपकी क्या डिमांड चलेगी? कुछ नहीं। जिन लोगों ने जेल को भुगता है, महीने 2 महीने, कभी उनसे बात करके देखो कि उनकी कितनी डिमांड का ख्याल रखा जाता है? वहां पे यही कहते हैं ससुराल में थोड़ी आया है? यहाँ तो जो मिलेगा, जो मिलेगा तो खा लो, नहीं खाना तो मत खाओ। आप नाराज होकर के अपने घर में बैठ जाते हैं, कभी आपकी बीवी मनाती है, कभी बच्चे मनाते हैं, कभी रिश्तेदार मनाते हैं, है ना, आगे पीछे चक्कर काटने लग जाते हैं कि आज आप खाना क्यों नहीं खा रहे। अच्छा नाराजगी है तो हम माफी मांग लेते हैं। जेल में नाराज होके देखो ना, 3 दिन 7 दिन 5 दिन कोई पूछे तो 2 लात मार के और चले जाएंगे। क्या है आपके हाथ में? सारी शक्ति तो विहीन कर दी। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप एक क्रिया का एक पार्ट बन जाते हो बस। इसी प्रकार से शयन सुख है। जब आप नींद में चले जाते हो, आपके हाथ में क्या रह जाता है? सोया हुआ आदमी क्या एक्शन लेगा बताओ? कोई नहीं। वो किसी विचार पर मंथन भी नहीं कर सकता। मंथन जब तक ही है, मंथन जब तक वो जागा हुआ है। उसके बाद तो सिर्फ खुद को नहीं पता होता कि रात को किस चीज का मंथन किया था क्या नहीं। सुबह उठने के बाद सब चीजें तिरोहित हो जाती हैं। कौन सी शक्ति बच गई उसके पास में? नहीं बची। इसी प्रकार से सैया सुख है, फिजिकल रिलेशनशिप है। फिजिकल रिलेशनशिप में क्या शक्ति रह जाती है? लगता है शक्ति है, पर शक्ति तिरोहित हो जाती है। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों उस क्रिया में अपनी शक्ति खो बैठते हैं। कोई ब्रह्मचर्य की शक्ति खो बैठता है, कोई किसी प्रकार की शक्ति खो बैठता है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप सभी उस उम्र को पार कर चुके हैं कि उस क्रिया के बाद क्या फीलिंग होती है, कितना एनर्जी लेवल रहता है। एनर्जी लेवल तो बंदा कहता है अब खत्म हो गया, अब सो चुपचाप। तो क्यों? क्या हुआ 12वें भाव में? 12वें भाव ने तो आपकी शक्ति को ही छीन लिया सारा। 12वां भाव कह रहा है ये शक्तियां जो तुम अर्जित कर रहे हो, ये एक ना एक दिन छीनी ही जाएंगी, और तुम नित्य छीनते जा रहे हो। आपको छीनना ही पड़ेगा। आपके हाथ में कोई भी इस तरह की पावर नहीं। 12वां भाव हमें ज्ञान दे रहा है। पूरा ज्योतिष अध्यात्म से भरा पड़ा है। अध्यात्म क्या है? आत्मा का ही अध्ययन तो है। पहले भाव से आत्मा प्रवेश करती है और सारे हाउस में चक्कर लगाती हुई जब 12वें भाव में पहुंचती है, वो कहती है जो भी मैंने जन्म से लेकर के अब तक अचीव किया वो मुझे छोड़ना होगा। पर उसके साथ दो चीजें आत्मा कभी नहीं छोड़ सकती, वो है आपके कर्म और आपके संस्कार। इस जन्म में संस्कार आपके अच्छे होने चाहिए, इस जन्म में आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, और कर्मों में गलतियां होंगी ही होंगी, ये निश्चित मान के चलो। कर्म करोगे गलती होगी, ये नहीं मैं कहता कि तुमने गलतियां नहीं करनी। गलतियां करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर गलतियों को काफी हद तक कम करते रहना अपने अनुभव के द्वारा निश्चित रूप से तुम्हारे हाथ में है। एक बार अनुभव हुआ ये गलत है तो दोबारा उसको मत दोहराओ। सिंपल सी बात है। आप अपनी गलतियों से भी सीखते हैं, आप दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। अगर कोई आपसे कहे चलो आओ हमारी गैंग में शामिल हो जाओ, तो आप क्या कहेंगे? यार ये गैंगबाजी अपने बस की बात नहीं है। आपने किससे कहा? आप तो कभी शामिल हुए ही नहीं गैंग में, गैंगस्टर आप कभी बने ही नहीं। पर आपने देखा है कि जो गैंग में शामिल होते हैं, या तो दूसरे गैंग वाले उसे मार देते हैं या पुलिस मार देती है, और डर डर के जीते रहते हो। आप कहते हो यार मुझे डर का जीवन नहीं चाहिए।
कि मुझे हमेशा ये नहीं कि कोई मुझे आएगा और बंदूक से उड़ा जाएगा, मुझे वो जीवन नहीं चाहिए। ऐसा ही तो आप सोचते हैं और इसलिए गैंग में शामिल होने का ऑफर नहीं लेते। बेशक बेरोजगार घूमते रहे लोग, पर कौन गैंग में शामिल होने का लेता है? नहीं लेते ना, समझदार लोग नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने ये अनुभव दूसरों से ले लिया। तो आत्मा अपने अनुभव से या दूसरों के अनुभव से जो अच्छी चीजें सीख लेती है उसको अपने साथ रखती है। पर किन चीजों को आत्मा अपने साथ लेके जाएगी? जिस चीज का आप अभ्यास करेंगे। अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर आप कहें मैं ऐसा सोचता हूं कि इंसान बहुत अच्छा होना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें बहुत लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मैं सोचता हूं, ये सोच आपकी आगे नहीं जाएगी। ये ध्यान रखना, वो ही चीज आपके साथ जाएगी जब आप अच्छा अभ्यास करेंगे। कोई भी अच्छी चीज जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और कोई भी गंदी चीज जिसकी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो आगे नहीं जाने वाली। अच्छाई हो या बुराई हो, दोनों का ही अभ्यास आपको करना पड़ेगा, दोनों का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस का भाव जो है वो थर्ड हाउस है। जब आप 12वें से चौथे चलते हैं ना, वहां पे तीसरा आता है। आप अच्छे तरीके से समझते हैं, 12वें से चौथे चलिए तो 12वें का सुख क्या है? तीसरा। अब तीसरे में आपको यह समझना है कि मुझे अभ्यास तो करना है, क्योंकि मजबूरी है, आगे इस संसार में आप किसी ना किसी चीज का तो अभ्यास आपको करना पड़ेगा। आप अभ्यास से मुक्ति नहीं पा सकते। ये तीसरा भाव, छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव जीते जी आपकी मुक्ति इन 4 भावों से तो नहीं हो सकती। इनसे तो डेली आपको जूझना ही पड़ेगा। ये वो भाव हैं जो हमारे लाइफ के इंटीग्रल भाव। इनको आप भिन्न नहीं कर सकते, इनसे आप अलग नहीं हो सकते, इनसे आप मुक्त नहीं हो सकते। जब तक जिंदा हो आपको ये 4 भाव तो भोगने ही पड़ेंगे। एक प्रकार से इन चारों भाव से मुक्ति होना बहुत ही असंभव है। तो हमें तो सिर्फ इस बात का सिलेक्शन कर सकते हैं ज्ञान के माध्यम से कि हमें अभ्यास किस चीज का करना, वही हमारे लिए। तो ये आपने डिसाइड करना है कि हमें लाइफ कौन सी चाहिए। हमें गुरु का मार्ग चाहिए या राहु का मार्ग चाहिए? सिर्फ लाइफ में हमें यही इस मोड़ पे सिलेक्शन करना है 12वें भाव में, कि हमें मार्ग कौन सा पकड़ना है। और मार्ग पकड़ना बहुत जरूरी है। राहु का मार्ग भूल भुलैया का मार्ग है, उतार चढ़ाव का मार्ग है। कभी इसको पकड़ा, कभी उसको पकड़ा, कभी उसको पकड़ा, कभी यहां से चिपके, कभी वहां से चिपके। ये इसीलिए चिपका चिपकी में ही लगा रहता है। कभी हमारा मन करता है मेरा ये वाला लड़का बहुत अच्छा है, उससे मन चिपक गया। कभी लगता है लड़की बहुत अच्छी सेवा कर रही है, उससे मन चिपक गया। कभी लगता है पत्नी बड़ी अच्छी सेवा कर रही है, कभी उससे मन चिपक गया। कभी किसी रिश्तेदार से मन चिपक गया, कभी यार दोस्त से मन चिपका चिपकी में ही लगा रहता है। पर गुरु जो है शाश्वत ज्ञान का कारक होता है। अब आपने हम मैं उसी सूत्र पे आता हूं, गुरु को देख लेना है बस कुंडली के अंदर। अगर लाल किताब में इंटरेस्ट है तो लाल किताब सिंपल सा सूत्र देती है इसके लिए। 3-4 सूत्र हैं जिससे आप डायग्नोज कर सकते हैं कि गुरु ग्रह को अच्छा या बुरा कैसे समझे। पहला सूत्र, 3 ग्रह राहु, बुध और शुक्र ये गुरु के शत्रु हैं। राहु, बुध और शुक्र ये गुरु के शत्रु हैं। अगर कुंडली के पहले भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में, 12वें भाव में, 1, 5, 9, 11, 12 ये भाव नोट कर लीजिए। अगर इनमें से राहु, बुध और शुक्र इन 3 ग्रहों में से कोई भी ग्रह है अगर इन हाउस में बैठा हुआ है, वो ही डेंट मार देगा। किसको डेंट मारेगा? गुरु को। आप कहेंगे जी गुरु का डेंट क्या है? गुरु का डेंट, गुरु को कोई डेंट नहीं मार सकता। गुरु में, गुरु का कंसेप्ट प्योरिटी और इम्प्योरिटीज का है। सिंपल, प्योरिटीज एंड इम्प्योरिटी। गुरु को कोई डेंट नहीं मार सकता, ये चीज समझ लीजिए आप। और गुरु अगर कुंडली में अकेला बैठा तो वैसे ही वो ताकतवर बहुत बैठा होगा, बहुत शक्तिशाली होकर के बैठा। गुरु अकेला बहुत ताकतवर होगा, पर उसमें इम्प्योरिटीज आने की संभावना उतनी ज्यादा होती है। ज्योतिष में जो योग सबसे ज्यादा सकारात्मक कहे गए हैं उन्हीं में सबसे ज्यादा डेंट लगने के चांस होते हैं, सबसे ज्यादा चांस।
जो ग्रह जितना उच्च का होगा उसके साथ डेंट लगने का चांस सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, अरे क्या ये सब ज्योतिष है, बकवास है, मेरा फलाना ग्रह भी उच्च का है। देखो सलमान खान से भी बढ़िया ग्रह तो मेरे बैठे हैं, और देखो यार मेरे साथ क्या है, मैं तो 50,000 रुपए की जॉब कर रहा हूँ, मेरा भी फलानी जगह पे फलाना ग्रह उच्च का है, फलाना है, ढिमका है। अरे यार जो है देखो ना, केजरीवाल के तो 3 ग्रह नीच राशि में बैठे हैं। अरे यार बताओ ये कोई मतलब है? जो है अमित शाह जी का तो मंगल भी नीच में बैठा हुआ और वो तो दबंग, हर आदमी डरता है यार उससे, तो यार ये क्या मतलब है? तो चीटिंग है ये तो, है एस्ट्रोलॉजी में तो चीटिंग है। मेरा मंगल नीच का हो जाए तो सारे नीच के गुण आएंगे, अमित शाह के मंगल नीच का हो जाएगा तो उसका नीच का गुण नहीं आएगा, ये क्या मतलब है? तो चीटिंग वाला सब्जेक्ट है। दिल करता है ना। अरे यार मैं बचपन में था तो हर आदमी कहता था राजयोग है, जवानी में आया तो कहता है राजयोग भंग हो गया है, और अब कह रहे हैं फलित ही नहीं होगा। मैं अब 50 साल का हो गया हूं, ये राजयोग किस चिड़िया का नाम है मुझे पता ही नहीं। और मैंने बहुत वीडियो देखे, सारे कह रहे राजयोग ऐसे बनता, मेरा बन गया है, टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल्ड हो गई है, परंतु नहीं, भंग हो गया है। ये सिर्फ देखने की गलती मात्र थी। जो सीख रहे थे, लर्निंग स्टेज में थे, उन्होंने राजयोग घोषित कर दिया, या जिनको ज्ञान अधूरा था उन्होंने राजयोग घोषित कर दिया। सामने वाले के मन में बैठ गया राजयोग तो बन ही गया, अब तो राजा बनना निश्चित है, राजा बनना है तो रानियां भी होंगी, राजकुमार भी होंगे, राजगद्दी भी होगी, सिंहासन भी होगा, अथॉरिटी भी होगी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक रानी मिली है बड़ी मुश्किल से, वो सुनती ही नहीं है, तो काहे के राजा? रोटी भी टाइम पर मिल जाए वही गनीमत है। यहाँ तो बड़ी बेइज्जती है घर में, तो इससे बढ़िया बाहर ही ठीक है, कम से कम बाहर थोड़े बहुत तो राजा हैं छोटे मोटे। तो कहने का तात्पर्य क्या है, वो बातें जो दिमाग में बैठ गई हैं, वो जो चीजें बैठ गई हैं, उससे आदमी को गुस्सा आता है। यार ये तो सब कुछ ही उल्टा सुल्टा हो गया। पर आप ये सूत्र लगा करके देखें, राहु बुध शुक्र दूसरे में, पांचवें में, नौवें में, 11वें में, 12वें में अगर बैठ जाए तो गुरु में इंप्योरिटीज आ गई। अगर किसी चीज में इंप्योरिटीज आ जाए तो आप उसका क्या करते हो? आप उस चीज को इंप्योरिटीज निकालने का प्रयास करते हो। ऐसे कुंडली में भी है। बहुत सर सारे लोग कहेंगे देखो साहब सर ये आपने के साथ कोई अन्य ग्रह भी बैठा हुआ सर है, इंप्योरिटीज आपने तो एक आई बोला है। कि दो बोला सर? राहु बुध शुक्र, दूसरा भाव, पांचवा, नौवां, 11वां, 12वां, इन भाव में अगर भी ये 3 ग्रह राहु बुध शुक्र आ गए तो इंप्योरिटीज आ गई। इंप्योरिटीज को निकालने का प्रयास कौन करेगा कुंडली में? कुंडली में प्रयास करेंगे इसके मित्र ग्रह। सबसे बढ़िया मित्र ग्रह कौन आएगा? सबसे बढ़िया आएगा चंद्रमा। चंद्रमा गुरु की इंप्योरिटीज निकालने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। फिर आएगा सूरज, सूरज भी इंप्योरिटीज निकालता है। फिर आएगा मंगल। अब ये 3 ग्रह, तीन ही उसके दुश्मन थे, 3 ही मित्र हैं। अब ज्योतिष में स्टूडेंट्स कई बार इनका गणित नहीं सीख पाता। अब मैंने अगर बता दिया कि राहु बुध शुक्र वो तो देख लेंगे, पर इंप्योरिटीज निकालने वाले ग्रह अवेलेबल हैं कि नहीं है? अगर अवेलेबल हैं तो इतना बड़ा डेंट नहीं लगेगा जैसे डेंट लगा हुआ। सबसे बड़ा डेंट राहु मारता है। राहु दूसरे में हो, पांचवें में हो, नौवें में हो, 11वें में हो, 12वें में हो, डेंट मारेगा गुरु को। और गुरु को क्या डेंट लगा? उसमें क्या इंप्योरिटीज मिल गई? उसमें इंप्योरिटीज मिलेगी लालच की, कच्चा लालच, वही चिपका चिपकी वाला कि इससे चिपक जाओ, उससे चिपक जाओ, अनवांटेड अट्रैक्शंस, धन के प्रति लालच, मेटलिस्टिक चीजों के प्रति बहुत ज्यादा मोह, वो सब पैदा कर देगा। और ज्ञान होते हुए भी व्यक्ति का अटैचमेंट इन्हीं चीजों पे फंसा रहेगा। अब आपको ये चार्ट का समझ में आ गया। दूसरा सूत्र, अगर कुंडली में सूर्य और चंद्रमा राहु या केतु के साथ आ जाए, जिसे हम ग्रहण बोलते हैं, चंद्र ग्रहण या सूरज ग्रहण आ जाए, तो भी गुरु में इंप्योरिटीज आ जाती है, क्योंकि इंप्योरिटीज निकालने वाला ग्रह ही फंस गया, सूरज फंस गया और चंद्र फंस गया, फंस गया। तीसरा सूत्र, मात्र 3 सूत्र बताऊंगा। मंगल बद नहीं होना चाहिए, मंगल नेक होना चाहिए। नेक मंगल, शक्तिशाली चंद्रमा और शक्तिशाली सूर्य, ये 3 ग्रह ही हैं जो गुरु की इंप्योरिटीज को दूर कर सकते हैं।
इसी की कैलकुलेशन करके देख लीजिए, कुंडली में जो आएगा शाश्वत एकदम डायग्नोज हो जाएगा, कोई राशि की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कैसे हो रहा है। अगर सूर्य पावरफुल है, सूर्य को देखने का तरीका, सूर्य पहले भाव में हो, सूर्य पांचवें भाव में हो, या मैं चलो कमजोर स्थिति को बताता हूं, सूर्य छठे भाव में हो, सातवें भाव में हो, आठवें भाव में हो, और सीधा मैं ले जाता हूं 12वें भाव पे। छठा, सातवां, आठवां और 12वां, अगर यहां पर सूरज है तो कमजोर है, काफी कमजोर है, उनको दिक्कतें आएंगी। बहुत सिंपल सिंपल मैंने आपको टेक्निक बता दी, इसी तरीके से आप गुरु को डायग्नोज कर लेंगे। गुरु डायग्नोज हो गया, आपको समझ में आ जाएगा कि आप जीवन में कितना गुरु का मार्ग पकड़ेंगे, कितना नहीं पकड़ेंगे, गुरु की मानेंगे कि नहीं मानेंगे। कई लोगों को अपने गुरुओं पर बहुत गुस्सा आता रहता है, अपने टीचर से ही गुस्साए भन्नाए रहते हैं, इस तरीके से नहीं बताया, उस तरीके से नहीं बताया, एग्जाम्पल नहीं कराया, फलाना नहीं कराया, तो ये क्या मतलब है। एक तरफ तो कह रहे हैं यू आर माई गुरु, यू आर माई टीचर, और हु इज टीचर एंड हु इज स्टूडेंट, भूल गए भेद। ये तो वही वाली बात हो गई, मैथ के टीचर को आप बता रहे हो साहब ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे ऐसे पढ़ाओ, दो का पढ़ा तो ऐसे नहीं ऐसे बोला जाएगा। पहले सीख लो, समझ लो, फिर आपको आगे बढ़ना होगा ना। सीखा नहीं, समझा नहीं, और लग गए ज्ञान बगारने कि यार 10 स्टूडेंट और सुन रहे हैं, हम बोलेंगे तो सारे कहेंगे वाह वाह यू आर द लीडर। आप या लीडर बनने नहीं आए, हम ज्ञान ग्रहण करने आए, और ज्ञान ग्रहण करने का एक ही तरीका है, जैसे झरना का पानी ऊपर से नीचे बहता है, ऐसे ही ज्ञान ऊपर से नीचे बहता है। नीचे से ऊपर तो अग्नि जाती है, अग्नि की गति हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होती है, और जल की गति ऊपर से नीचे की तरफ होती है। और ज्ञान जो है हमारा, वो हमारा जल है, हमारा इमोशंस है। इमोशंस में कोई चीज होगी, वही तो चीज आपके चित्त में बैठेगी। जिस चीज को चित्त आपका स्वीकार नहीं करता, वो चीज आप एक्सेप्ट करते हो क्या है। कभी मैं आपके घर पे आऊं और आप मुझे कहें आपको अमेरिकन कॉफी पिलाएंगे गुरुजी, भाई यार मेरा तो चित्त ही स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसका टेस्ट ही डेवलप नहीं है। अरे मैं कहूंगा यार सिंपल देसी चाय पिला दो, हरियाणा वाली बना दो, कोई बात नहीं, वो मुझे ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि चित्त पर वो है, वो अमेरिकन कॉफी मेरे चित्त पर नहीं है। इसीलिए इमोशंस जिस चीज के साथ जुड़ जाएंगे, वो चीज को आप आराम से एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसीलिए गुरु का ज्ञान वही एक्सेप्ट होगा जो आपके चित्त में बैठ जाएगा। इसीलिए कहते हैं जल से पतला कौन, जल से पतला तो ज्ञान है, जल से पतला तो ज्ञान है, और उससे कुछ नहीं हो सकता। तो गुरु से ज्ञान लेने का भी एक तरीका है, और वो तरीका हमें सीखना पड़ता है। जिन लोगों का गुरु अच्छा होता है, वो संस्कार पीछे से ही होकर के आते हैं, पिछले जन्म से ही सीख के आए हैं कि गुरु के सामने बैठना कैसे, बोलना कैसे, उठना कैसे, और हमें व्यवहार कैसे करना है, वो जानते हैं ये कला। बस कुंडली में गुरु जहां पर भी बैठा होगा, वो आपको यही बता रहा है कि आप पीछे से सीख के आए कि नहीं आए। और अगर गुरु पीड़ित है, गुरु में इंप्योरिटीज हैं, तो सीखना बाकी है। आप सीखोगे कैसे, लात घूसे खा के ही सीखोगे भाई। जो ये स्वीकार करता है कि गुरु की लात मेरे लिए नारायण का प्रसाद है, वो तो टिक जाएगा, नहीं तो भाग जाएगा। सिंपल सा गेम है ये। जो कहता है गुरु की लात नारायण का प्रसाद, वो टिक जाएगा, बाकी भाग जाएंगे। तो अब उन लोगों के लिए एक संघर्ष की स्थिति हो गई, पीछे से सीख के नहीं आए। इस जन्म में देखा, कुंडली खोली तो गुरु इम्प्योर मिला, गुरु इम्प्योर मिला तो हमें तो लक्षण ही नहीं है गुरु के सामने खड़े होने का, गुरु के सामने बैठने का, गुरु के साथ बतियाने का, हमें लक्षण है ही नहीं, और हम सीखना भी नहीं चाहते,
क्योंकि जब भी गुरु पीड़ित होता है, जब भी गुरु इम्प्योर होता है, फॉल्स ईगो हमारी नस नस में बच जाती है कि आई एम द बेस्ट। कान तरसते रहते हैं बस ये सुनने के लिए कि यू आर द बेस्ट, बस कोई तारीफ कर दे, तारीफ कर दे। आप ये देखिए, हम सुनते होंगे लड़कियां जो हैं गलत लड़कों के चक्कर में पड़ जाती हैं, जबकि मैं उन लड़कों की बात कर रहा हूं जो ड्रग्स ले रहे हैं, जिनके हालात खराब हैं, जिनकी मानसिक स्थितियां ठीक नहीं है। किसी भी कारण से ऐसी लड़कियां आपको बहुत मिल जाएंगी, फिर भी उनके मोह जाल में फंस जाती, और आप उनकी कुंडलियां देखिएगा, आप हैरान रह जाएंगे कि कितने डिवाइन साइंस है ये। गुरु इम्प्योर मिलेगा ही मिलेगा। उसने क्यों स्वीकार किया ऐसा लड़का, क्यों ऐसा एक्सेप्ट किया उसने? क्योंकि आप फिर उस लड़के से मिलिए, वो लड़का है ना उसकी बहुत तारीफ करता होगा, है उसको एकदम मिस यूनिवर्स बना करके बोलता होगा कि यू आर द मिस यूनिवर्स। अब ये बात किसी और ने कही नहीं उसको। अब समझदार लड़का ये बात कहता नहीं है, अब कहता नहीं है, तो जो टॉपर है, जो समझदार है, जो बहुत ज्यादा चाल चलन वाला लड़का है, उत्तम कोटि के चरित्र वाला व्यक्ति है, वो बेचारा बोल भी नहीं पाता, वो कह भी नहीं पाता, और कम से कम झूठी बात तो वैसे ही नहीं कह पाता। लड़की को वो पसंद नहीं। पसंद कौन है? जो कह रहा है यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत ही स्वीट हार्टेड हो, तुम जैसी लड़की तो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी है। आप देखो फिर वो लड़की किसकी तरफ दौड़ लगाएगी? वो शराब पीने वाले की तरफ। वो कहते नहीं, शराब पीने से क्या होता है कि ये और भी ज्यादा तारीफ करता है, तो कोई बात नहीं, पीने में कोई बुराई नहीं है। समझ रहे हो बात को? वो क्यों एक्सेप्ट कर रही, क्यों? वो क्या थी? वो फॉल्स ईगो थी उसकी। वो अपनी उस फॉल्स ईगो को सेटिस्फाई करना चाह रही है कि यार कोई तो है जो मेरी तारीफ कर रहा है, मेरे गुणों का बखान कर रहा है। बस वहीं पर फंसना फंसाना होता है। जिन लोगों की भी कुंडलियों में गुरु कमजोर पड़ जाता है, वो अपनी फॉल्स ईगो के चलते उस जगहों पर अपनी ईगो को मसाज करना शुरू कर देते हैं, जो वो जानते हैं ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है, पर क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मुझे अच्छा भी यही लगता है, अच्छा भी यही लगता है। और उन्हें गुरु भी ऐसे ही अच्छे लगेंगे जो उनकी वाह वाह, तू यू आर द गुड, यू आर द बेस्ट, खाम खाई झूठ मूठ कह दे। और कोई कह दे रहे तू तो बेवकूफ आदमी, तू नकारा आदमी, अभी तेने सीखा ही क्या है? कहता नहीं गुरुजी मैं तो बहुत कुछ सीख के आ गया। अरे नहीं, कुछ भी नहीं सीखा, अभी तो तू 10% भी नहीं सीखा। तो यार कैसा गुरु है? यहाँ मैंने अभी 10 कुंडलियां देखी, 10 लोगों ने तारीफ कर दी मेरी। एक गुरुजी है जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरी जो है दिमाग की पावर को कोई तहजीर ही नहीं दे रही। गुरु जानता है ये लड़का बहुत आगे जा सकता है। अगर ये अभी प्रशंसा के पात्र में राहु के चक्रव्यूह में घूम गया तो इसकी यात्रा खत्म हो जाएगी आगे। जिस दिन भी आपने मान लिया कि आप ज्योतिषी बन गए, जिस दिन भी आपने मान लिया कि आपको ज्योतिष आ गया, उसी दिन यात्रा समाप्त हो जाएगी ज्योतिषी बनने की। उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा समझना अभी तो कुछ सीखा ही नहीं, अभी तो कुछ आया ही नहीं। अगर सीख लिया है, आ गया है, तो फिर आप आगे सीखना क्या बाकी हो गया? तो सीखने की क्रिया से जिस दिन भी बाहर निकल जाओगे, उसी दिन आपका सारा गेम गड़बड़ा जाए और आप आगे नहीं बढ़ पाओ। सीखने की क्रिया बुध ग्रह से आती है, और जब आप सीखने की क्रिया छोड़ देते हो तो राहु एक्टिवेट हो जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, राहु एक्टिवेट हो जाता है। राहु को कंट्रोल करने की पावर या तो बुध ग्रह के पास है, या मंगल ग्रह के पास है, या चंद्र ग्रह के पास है। चंद्रमा मन है, बुध आपका दिमाग है, बुद्धि है। या तो चित्त की शक्ति के द्वारा आप राहु से मुकाबला कर सकते हो, या आप जो है ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन बुध से आता है, या आप लॉजिकल ब्रेन से राहु का मुकाबला कर सकते हो। मैं आपसे कहूं, जितेंद्र जी को कहूं, जितेंद्र जी आई हैव ए स्कीम, 100 रुपए लगाओ और 200 रुपए पाओ मात्र 6 महीने में। अब जितेंद्र जी कहां जाएंगे? जितेंद्र जी जाएंगे अपने लॉजिकल ब्रेन के पास। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या हिंदुस्तान में ऐसा होता है? क्या मैंने किसी अन्य से सुना है? फिर जितेंद्र जी जाएंगे अखबार की कटिंग में, इनका दिमाग जाएगा, अरे यार ये तो यार फ्रॉड काम है।
6 महीने में डबल कौन कर देगा, यहाँ 3 साल में कोई डबल नहीं कर रहा है, तो इट्स मीन ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो लॉजिकल ब्रेन ने क्या काम किया, लॉजिकल ब्रेन ने कहा राहु से नहीं फंसना, ये जो स्कीम बता रहा है ये राहु है। राहु आपको 1 का 10 दिखाएगा, इसे ही राहु का कच्चा लालच कहा गया है। अगर कोई लड़की बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर लड़की है, उसकी तारीफ हो रही, तो ये सच्चाई है, ये सत्य है कि कोई भी आदमी उसकी तारीफ करेगा। पर एक साधारण सी लड़की, उसके ऊपर कोई लट्टू हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपए खराब कर रहा है, अब लड़की को नहीं समझ जाना चाहिए कि तू राहु में फंसने वाली है। कोई व्यक्ति आपको आपकी औकात से ज्यादा दाम देने की बात करने लगे तो समझ लेना वहीं पर राहु है। मुझे कोई आए और आके समझाए गुरुजी आई हैव ए प्लान कि आप 1 करोड़ रुपया महीना कमाओगे, अरे भाई बेईमानी होती नहीं है, उल्टे सीधे काम होते नहीं है, कैसे कमाऊंगा, नहीं बस की बात भाई। तो इसका मतलब सामने वाले की प्लानिंग राहु है। आप पॉइंट को समझिए कि राहु कहां पर छिपा हुआ है और राहु से लड़ेगा कौन। राहु से लड़ने वाले ग्रह कितने स्ट्रांग है, कितने, अगर कुंडली का बुध खराब है, अगर कुंडली का बुध खराब है, कुंडली का चंद्रमा खराब है, कैसे लड़ाई लड़ोगे राहु से। राहु के मार्ग में बार बार फंसोगे, और जो भी राहु के मार्ग में फंसेगा उसको अपने आप को कुछ नहीं छोड़ेगा, प्रकृति उससे छुड़वा देगी, और जब छुड़वाएगी तो हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रहेगा उसके पास। अरे यार मुझे तो मौका ही नहीं मिला, बताओ, अभी डॉक्टर कह रहा है 1 महीने का ही टाइम बाकी, बता महीने भर में मैं क्या करूंगा यार, ये कोई मतलब है, तो चीटिंग हो गई मेरे साथ। है आदमी कहता है ना चीटिंग हो गई मेरे साथ, मौका तो दो, कम से कम भगवान का नाम तो ले लूं मैं, है ये कोई मतलब थोड़ी बना है। तो जो भी करना है अभी करना है, आज से करना है और अच्छे से करना है। सबसे पहले चुनाव करना है कि राहु का मार्ग पकड़े कि गुरु का मार्ग पकड़े, और ये तो फैसला हो जाएगा। सिंपल है इसका फैसला कि 12वें भाव में कोई ग्रह आके बैठ गया, अरे सिंपल सी बात है, दो में से एक उसका साथी मिलेगा, एक उसका शत्रु मिलेगा। 12वें में जो भी बैठ जाए आकर के, कोई ग्रह आके बैठ जाए, एक उसका वहां पे मित्र बैठा है, एक उसका शत्रु बैठा है। 12वां भाव जो है अब्सोल्यूट है, ये स्पेशल है। यहाँ एक मित्र मिलना है, एक शत्रु मिलना है, या तो गुरु उसका मित्र मिलेगा, अगर गुरु मित्र मिल गया तो राहु तो बैठा ही है उसका शत्रु। आप सूरज को ही ले लो, सूरज 12वें में बैठ गया, वहां पे गुरु तो मित्र मिल गया, राहु जी महाराज उसके प्रबल शत्रु बैठ गए। और प्रबल शत्रु भी कैसे, ध्यान रखना, राहु किसी और को बेशक बख्श दे, चंद्र और सूरज को नहीं बख्शता। उसने कसम खा रखी है इनको नहीं बख्शना, क्योंकि मेरा भेद बता दिया था इन्होंने, राहु बदला लेता है बड़ा स्ट्रांगली, नेस्ते नाबूद कर देना, वैसे तो ये उर्दू का शब्द है नेस्ते। कई लोग मेरे है ना यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख जाते हैं कि क्या जो है आप मुसलमानों वाली बातें करते हैं, आप तो सनातन धर्म के वो हैं। कई मेरे बड़े प्रशंसक लिख जाते हैं, कई लोग मेरे को पर्सनल मैसेज कर देते हैं कि हम तो सोचते थे कि आप बड़े अच्छे गुरु हो, हम आपको इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, हम आपके वीडियो देख रहे हैं, आपका वीडियो बड़ा मजेदार होता है, बढ़िया आनंददायक होता है, ज्ञानवर्धन होता है, पर ये कहाँ कहाँ से उर्दू के शब्द ले आते। भाई उर्दू हमारी भाषा है, ये से कोई मुसलमान बना के नहीं लेके आया, ये हमारी दिल्ली और लखनऊ की भाषा है, तो इसको कोई ये विदेशी भाषा नहीं है, हमारे देश की, हमारे हिंदुस्तान की भाषा है। तो जो राहु है वो सूरज को और चंद्रमा को तो नेस्ते नाबूद कर देता है। नेस्ते नाबूद का मतलब यही है कि जैसे व्यक्ति अस्पताल में एक बेहोशी की हालत में होता है और वो अपना होश खो बैठता है और डॉक्टर कहता है पता नहीं कब मर जाए, कोई भरोसा नहीं है, तो उसके हाथ में कितनी शक्ति होती है कितना नहीं होती है ये आप समझ सकते हो। वही हालत सूरज की हो जाती है, वही हालत चंद्रमा की हो जाती है। तो राहु उसको एकदम से ग्रैप्स कर लेता, बख्शता ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर मामला गड़बड़ हो गया। सबसे बुरा कौन फंसेगा, सबसे बुरा फंसता है बुध ग्रह। वहां गुरु भी जो है उसको साथ नहीं देता, वो उसका शत्रु है। इधर से राहु जी महाराज बुध के साथ मिलते हैं तो उसको खत्म ही कर देते हैं बिल्कुल। वो कहते हैं बिल्कुल मेरा बच्चा बन के रहे, राहु कहता है 12वें भाव में, तेरे को तो कोई एक्शन लेना ही नहीं है। बुध जब दूर रहेगा राहु से तो राहु से मुकाबला का असली काट उसी के पास होती है।
पर जैसे ही साथ में आ जाएगा उसको बच्चा बना के रख लेगा, यानी बुध वहां 0 हो जाता है, कोई वैल्यू नहीं। तो 12वें भाव में सूरज आ जाए, 12वें भाव में चंद्रमा आ जाए, 12वें भाव में बुध आ जाए, इनकी हालत खस्ता। 3 ग्रह तो वैसे ही गए, निपटा दिए। अब आ गया गुरु, गुरु 12वें में आ गया, तो गुरु की तो जमीन है, और 12वें भाव में गुरु आ गया तो वहां पे राहु से भी मुकाबला है उसका। अब यहां पर वो एक ही चीज से बच सकता है, एक ही तरह से बच सकता है, वो उसके पास एक पावर है राहु से मुकाबला करने की, वो है मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन। जैसे एक कथा है कि शनि महाराज एक बार भगवान शिव के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे शिव, मैं अब आपकी राशि में आ रहा हूं शनि की 7.5 के रूप में, और आप तैयार रहें, मैं अपना पराक्रम दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता। ये शिव पार्वती का संवाद है, मैं बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं। तो पार्वती जी को चिंता हो जाती है कि इसने तो, शनि ने तो किसी को बख्शा ही नहीं, अच्छे अच्छे तपस्वियों को, अच्छे अच्छे संत महात्माओं को भी पसीने छुड़वा दिए, और ये आएंगे तो बड़ी भारी समस्या हो जाएगी। तो भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि तू चिंता ना कर, इसकी काट मेरे पास है, शनि भगवान मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, बस ये है कि 7.5 साल तक तू मुझसे दूर रहे। और इतना कह करके वो समाधि में चले जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं। अब शनि भगवान कभी बरसात करते हैं, कभी आंधी लेकर के आते हैं, कभी धूल उड़ाते हैं, कभी मिट्टी उड़ाते हैं, और 7.5 साल में भगवान शिव के चारों तरफ मिट्टी का रेत ढेर इतना बन जाता है कि वो बाम्बी बन जाती है मिट्टी की, मतलब चारों तरफ से पूरा मिट्टी का ढेर उनको शिव भगवान को ढक लेता है। 7.5 साल पूरे होते हैं, शनिदेव भगवान प्रकट होते हैं, भगवान शिव भी अपनी आंखें खोलते हैं। अब पार्वती सोचती हैं कि हमारे पति तो जीत गए, कुछ भी तो नहीं बिगड़ा इनका, क्या बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा इनका, तो ये तो बिल्कुल जैसे के तैसे हैं बिल्कुल। उन्होंने शनि भगवान को कहा, शनिदेव देखो, आप मेरे पति का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। शनि भगवान ने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा, ये देवों के देव महादेव हैं, ये मेरी हर चीज को जानते हैं। ये समाधि में चले गए, और जो व्यक्ति समाधि में जाता है, जो व्यक्ति ध्यान में चला जाता है, उसका तो मैं वैसे भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता हूं, पर साइड इफेक्ट मैंने जरूर क्रिएट कर दिया। 2 काम हुए कि मां ये आपसे अलग हो गए 7.5 साल, और मैंने इनको धूलम धूल कर दिया, इनको धूल में मिला दिया, एक बार को कहते हैं धूलम धूल कर देना, कि देखो धूल से बिल्कुल कर, चारों तरफ से धूलम धूल हो गई। इतने दुष्प्रभाव को तो ये नहीं रोक पाए। ठीक है, 90% मेरे इफेक्ट को झेल गए, परंतु 10% तो इफेक्ट रह गया ना। तो माँ पार्वती को बड़ी चिंता सताती है कि जब भगवान शिव के साथ शनिदेव ऐसा कर सकते हैं, तो आम मानव का क्या, वो तो मात्र कठपुतली है, उनका क्या हो सकता है। तो गुरु जब 12वें में बैठता है तो उसे हरा पीपल का पेड़ कहा है, लाल किताब ने। अब डिकोड करने की बात है, हरा पीपल का पेड़ का मतलब क्या है? एक ऐसा वृक्ष जो 24 घंटे 24/7 ऑक्सीजन की फैक्ट्री, वो कुछ लेता नहीं, उल्टा देता है इस संसार, सिर्फ लौटा रहा है ऑक्सीजन के रूप में। तो सूत्र बन गया कि नहीं बन गया? सूत्र ये बना कि आपने भी इस संसार को लौटाना है। क्या लौटाओगे? गुरु ने क्या अचीव किया है? गुरु ने ज्ञान और अनुभव अचीव किया है, वो लोगों को लौटाएगा। अगर वो ज्ञान लोगों तक फैलाना शुरू करे, निश्चित रूप से, और अच्छा और सच्चा ज्ञान, ये ध्यान रखना, अगर बुरा ज्ञान आप फैलाते हैं तो वो खराब केतु की निशानी है। आप किसी को सेक्सुअल टॉक बताते हैं,
किसी को एब्यूसिव लैंग्वेज सिखवाते हैं, किसी को एडिक्शन की तरफ लेके जाते हैं, किसी को प्रमोट करते हैं एडिक्शन को, तो आप खराब केतु की निशानी है। और अगर आप सच्चा और अच्छा ज्ञान लोगों तक लेके जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। यहां पर राहु असर नहीं कर पाएगा। और अगर वो मेडिटेशन का अभ्यास करे तो निश्चित रूप से उसको फायदा होगा। निश्चित रूप से राहु का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। उसके जीवन में बार बार राहु कच्चे लालच की चीजें लेकर के आएगा, इतना तो होगा, पर वो बार बार उन चीजों से बचने का प्रयास भी कर लेगा। तो आप किसी की कुंडली में गुरु को देखें तो आप ये बातें बताएं कि कच्चा लालच आएगा, फंसना नहीं। आपके पास बार बार मौके आएंगे कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बनेगा, फंसना नहीं। आपको सैया सुख ऐसी चीजों से मिलेगा, पत्नी के अलावा भी आपको सैया सुख मिलेगा, पर फंसना नहीं, मुक्ति पानी है। बेशक गुरु आपका 12वें में, गुरु 12वें में, इसका मतलब लालच तो बार बार आएगा, बार बार ख्याल आएंगे। हो ना हो आपकी पत्नी ही आपको कह दे पैसा ज्यादा कमाओ, आपके बच्चे ही आप पे प्रेशर बना दें कि पापा BMW गाड़ी ले लो। अब पापा कह रहे हैं मेरे पास तो अल्टो है भाई, बोले ये कोई गाड़ी, आप तो बेइज्जती करवा रहे हो। अब उसको रात दिन बेइज्जती हो रही, किसी दिन गुस्से में आ गया है, काला टीका लगा करके वो भी बैठ गया, आज से हम भी पैसे कमाएंगे। गए हैं, गए गंगा जी में, कहानी खराब हो जाएगी। तो आपने इस चीज को समझ लेना है कि 12वें भाव में 2 ग्रह मिलेंगे। राहु लालच है, गुरु सत्य का ज्ञान। राहु माया है और गुरु ट्रुथ है। बस ये 2 चीज समझ लेनी है। अगर कोई शुभ ग्रह आ जाएगा, गुरु का मित्र मिल जाएगा, तो राहु उसको लालच के द्वारा तंग करेगा। और अगर वो राहु का मित्र मिल गया तो गुरु जी बार बार बेचारे कमजोर पड़ जाएंगे। गुरु का शत्रु कौन है? राहु है, बुध है, शुक्र है। अब शुक्र 12वें में आ गया। हर व्यक्ति ने कहा वाह कमाल हो गया, शुक्र तो 12वें में आ गया। अब यहां तो गुरु उसका शत्रु है ना। राहु क्या कर रहा है? राहु उसमें बहुत ज्यादा लस्ट दे देगा, उसके जीवन में बार बार घूम घूम करके स्त्री सुख आएगा, उसका सारा दिमाग इन्हीं चीजों में घुस जाएगा। और हमने कह दिया कि शुक्र उच्च का हो गया, पर शुक्र 12वें भाव में जब उच्च का होता है, ध्यान रखिएगा, उसमें राहु का इंपुट है, राहु का अंश है वहां पर। 12वें के राहु को बहुत अच्छा मत मानिए, वो कब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में घुस जाएगा पता भी नहीं चलेगा, कब उसका अट्रैक्शन कहीं और हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये बड़ी समस्या है। शुक्र कहीं और पर आकर के पावरफुल हो जाएगी, वो ज्यादा अच्छा है। 12वें का शुक्र बहुत ज्यादा व्यक्ति को अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चलने देता, और बड़ी मजबूरियों में वो अध्यात्म को अपनाता है। भगोड़े साधु भी आपने जिंदगी में देखे होंगे, बस अगर वो साधु भी बनता है तो भगोड़ा ही होता है, जो घर गृहस्थी से दुखी होके भागता है या मजबूरी में भागता है। बहुत सारे लोग आपको मजबूरी में आध्यात्म में घुसते हुए देखेंगे, जिनको कहीं रास्ता नहीं मिलता, जिनको जीवन में दुख ही दुख मिला है। अब वो दुख को शांति प्राप्त करने के लिए अध्यात्म में घुस जाते हैं, पर मन भोग विलास में है, मन में वही सब कुछ समाया हुआ है, उल्टा सीधा सब वही फिजिकल रिलेशनशिप की तरफ अट्रैक्शंस और ये सब फलाना ढिमकाना, चीजें खराब हो जाती। 12वें भाव के बुध गुरु के बारे में कहा गया है, जैसे जैसे समाधि का अभ्यास करेगा सोने की बरसात होती है, सोने की बरखा बोला गया है। अब गोल्ड की बरखा बरसात का मतलब ही पैसा बहुत आएगा, पर अगर उसे मेडिटेशन का अभ्यास हो, और अगर मेडिटेशन का अभ्यास नहीं होगा तो बीमारियां आएंगी, रोग आएंगे, तरह तरह के परेशानियां आएंगी। सबसे बड़ा रोग क्या होगा? डाइजेस्टिव इश्यूज। गुरु का संबंध लीवर से है, पेनक्रियाज से है। आप बोल दो उनको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी,
शुगर की समस्या होगी, ब्लड प्रेशर की समस्या होगी, वो कहेगा बिल्कुल ओके, यू आर राइट। बाबा रामदेव की कुंडली में गुरु 12वें भाव में बैठा हुआ है, पत्नी है ही नहीं, सदाचारी जीवन जी रहा है, पैसे की बरसात ही हो रही है। पर जब जब वो राजनीति की तरफ दौड़ते हैं, मामला उल्टा पड़ जाता है? दवाइयों में गड़बड़ियां निकल आती है, बदनामी का सामना करना पड़ जाता है। और अगर वो सहज समाधि की तरफ लौट जाए तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान के नामी ग्रामी गुरुओं में से उनकी गिनती होगी। अरे पैसा तो कमा लिया बहुत ज्यादा। आप देखो, मैंने उनका उदाहरण क्यों लिया, क्योंकि अभी भी धन के प्रति लालसा बनी हुई है। करोड़ों अरबों रुपए का साम्राज्य बनाने के बाद भी धन के प्रति आस्था पूरी की पूरी बनी हुई। अन्यथा ऐसे समय में तो साफ स्पष्टवादी हो जाना चाहिए, जो लोगों के लिए कल्याणकारक चीजें केवल वो उसी के ऊपर टॉपिक पे बात करनी चाहिए। और गलती हुई भी है तो साफ कह दो जी ये प्रोडक्ट हमारा गलती है, ये आगे से हम बंद करने जा रहे हैं, आगे हम ये नहीं करेंगे। हम वही प्रोडक्ट लेके आएंगे, वही प्रोडक्ट चलाएंगे जो सच्चा होगा, ईमानदार होगा, हम केवल उसी का साथ देंगे। देखो कहां से कहां पहुंच जाता है। अभी आपके सामने वृंदावन के संत हैं प्रेमानंद जी, कितनी अद्भुत बातें कहते हैं, कितनी ज्ञानवर्धक बातें कहते हैं, कमाल के संत हैं, अद्भुत संत हैं। अब ऐसा संत हो जाना चाहिए था स्वामी जी को, और गुरु 12वें का ये मौका देता है। पर राहु बार 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 आपको परेशान करेगा, और इस परेशानी से, समस्या से निजात केवल आप जब ही पा सकते हो जब आप मेडिटेशन में जाओगे। और मेडिटेशन आपके अंदर ये लस्ट धीरे धीरे खत्म कर देता है, चाहे वो धन के प्रति हो, चाहे वो फिजिकल रिलेशनशिप के प्रति हो, वो केवल और केवल मेडिटेशन का अभ्यास से ही बढ़ेगा, और कोई उसका रास्ता भी नहीं है। आप ये कह सकते हो ज्यादा से ज्यादा पीपल के पेड़ लगाओ, पीपल की सेवा करो। पीपल की सेवा क्यों कही गई? अरे पीपल के पास जाएगा बार बार सेवा करने के लिए तो कुछ तो बुद्धि आएगी कि भाई देखो ये 24 घंटे दे रहा है, तू क्या दे रहा है? लाल किताब की रेमेडीज की जो फिलॉसफी है वो बहुत गहरी है, पर लोग उनमें घुसना ही नहीं चाहते। तिलक लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, आज मौका। भाई बदलना तो पड़ेगा। ये तो वही वाली बात है, सर्दी लग गई है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, डॉक्टर कह रहा है भाई देख ठंडी चीज मत खाइयो। बोला साहब क्या करें, पड़ोसी आ गए, अब आइसक्रीम का डब्बा भी ले आए, सब खा रहे थे, अब मैं बैठा देख रहा था। ऐसा थोड़ी चलता है ना, इज्जत का सवाल है साहब, थोड़ा बहुत तो देखो लेना पड़ता है ना। अरे भाई अब डॉक्टर के बाद फिर पहुंच गए, साहब क्या? अरे भाई वो तो तूने देखना है कि आइसक्रीम खानी है कि नहीं खानी है, डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि नहीं खानी है। आप झूठी इज्जत बना करके, झूठे बहाने बना करके आप अपने आप को गुमराह करना बंद कर दीजिए। मंगल 12वें में चला गया, क्या करेगा? अब राहु और मंगल मिलेगा तो दंगल करेगा, गुरु मंगल मिलेगा तो बहुत बढ़िया काम करेगा। अब दोनों ही तरह की बातें हैं। अगर वो राहु के मार्ग को पकड़ के बैठा है तो फिर अगेन वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भागेगा और अपनी पत्नी से झगड़ा करवाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। जिनका मंगल 12वें में, पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप को लेके बड़ी बड़ी तनातनी रहती है। बाहर सुख का एहसास करेंगे, घर के अंदर दुख का एहसास करेंगे। और गुरु के मार्ग को पकड़ा है, आप कोई भी मार्ग पकड़ लें, गुरु का मार्ग पकड़ेंगे तो कोई भी ग्रह आके बैठेगा, गुरु उसको अपने आप बैलेंस कर देगा। मौत तो जब भी आएगी, पर वो हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में नहीं आएगी कि बंदा बेहोश था, कब प्राण निकल गए उसको उस चीज का एहसास भी नहीं, पता भी नहीं चला। वो सब नहीं, वो राजी खुशी विदा नहीं लेगा। तो वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो 12वां भाव बहुत ही अद्भुत भाव है। निश्चित रूप से आप लोगों ने बड़ा अच्छा ज्ञान ग्रहण किया है। काफी टाइम हो गया मेरा तो बोलने का, वैसे लंबा अभ्यास है, कहीं बोर ना हो जाओ। और कोई ग्रह बैठा है, शनि, शनि बैठा है, शनि राहु का भी मामला गड़बड़ है। ये 12वां भाव पति पत्नी के संबंधों के लिए भी बहुत गड़बड़ हो जाता है कई बार, है ना, तो उसका भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। बाकी तो उत्तम है ये। कोई भी भाव खराब नहीं होता,
ये हमारी भावनाएं खराब हो जाती हैं, बाकी भाव कोई भी खराब नहीं होता। और 12वें भाव से हम बच नहीं सकते। रोज न कुछ तो लूज करना ही पड़ता है आपको। आप रुपया खर्चते हो जीने के लिए, पैसा खर्चते हो जीने के लिए, इमोशंस खर्चते हो अपने रिलेशनशिप बनाने के लिए। कुछ ना कुछ रोज हम डेली लूज करते हैं। और कुछ करे ना करे, हम रोज अपनी उम्र को लूज कर रहे हैं, रोज अपनी जवानी को लूज कर रहे हैं, रोज अपने टाइम को लूज कर रहे हैं। लूज करना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, इस चीज से हम मुक्ति नहीं पा सकते। हमें तो सिर्फ मार्ग पकड़ना है कि कौन से मार्ग को पकड़ के कैसे चलना है। क्या? तो जितेंद्र जी का, सभी लोग जितेंद्र जी का धन्यवाद करें। इन्होंने आज लाल किताब के माध्यम से जो आज ये वार्तालाप करवाई है। तो जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रतापशील जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। प्रताप जी ने जिस परंपरा को निभाते हुए और बहुत ही अद्भुत तरीके से, और मैं आप लोग जो अपने कमेंट्स करते थे वो मैं बड़े ध्यानपूर्वक देखता था। तो निश्चित रूप से प्रताप जी बहुत ही अनुभवी और ज्ञानी जो हैं अध्यापक बहुत हैं। और बड़े संयम के साथ, बड़े शांति के बहुत साथ अच्छा, आप लोगों को बहुत पढ़ाते अच्छा, भी हैं। बहुत अच्छा। आप लोगों की बातों का जवाब भी देते हैं, है ना। तो अभी मेरे ख्याल से हमने छठे भाव को भी कर लिया है, हमने 12वें भाव को भी कर लिया है। अब 8वें भाव की बारी है। तो बहुत सारे ठीक। स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भी किया कि आप अष्टम भाव को मत छोड़िएगा गुरुजी, उसके ऊपर भी वर्कशॉप लेकर के आइए। तो हम प्रतापशील जी की अष्टम भाव की जो है वर्कशॉप लेकर के आ रहे हैं। अभी डेट डिसाइड हो जाएगी आज या कल में ही, और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप जरूर अष्टम भाव को भी जो है उसी प्रकार से एंजॉय कीजिएगा और अपने इस गहरे ज्ञान में उतरिएगा। बहुत गहराई वाला जो है भाव है अष्टम भाव, उसमें बैठेंगे तो आनंद ही कुछ और होगा। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों एक ने चीज एक चीज सर एक सवाल। एस्ट्रो पाठशाला पर विश्वास रखा। हाँ सविता जी बताइए। सर जैसे चंद्रमा मन है, अ, बुद्ध है, तो मंगल क्या है? तेज, पराक्रम, नहीं, मंगल प्रैक्टिस है। मंगल, प्रैक्टिस है। हाँ, प्रैक्टिस जो हम डेली अभ्यास किसी भी चीज का करते हैं तो मंगल के कारण करते हैं। इसलिए आपने सुना होगा ना, पहलवान बनने के लिए मंगल जरूरी चाहिए। यस तो सर, यस। पहलवान के लिए मंगल क्यों बोल दिया? क्योंकि बल पराक्रम, पहलवान के लिए प्रैक्टिस। नेसेसरी है, उसको एक्सरसाइज डेली करनी पड़ेगी। ओके। शरीर के स्टेमिना को बढ़ाने के लिए उसको भाग दौड़ करनी ही पड़ेगी। फिजिकल एक्टिविटी, एक्शंस, एनर्जेटिक एक्शंस, ओनली एनर्जेटिक एक्शंस, ये मंगल के अंडर में आते हैं। इसलिए आउटडोर गेम्स के लिए भी मंगल का देखना बहुत जरूरी है ना। तो मंगल जहां पर एनर्जीफुल एक्शंस होंगे, जहां पर उनकी वो प्रैक्टिस करता होगा, वो मंगल है, क्योंकि वो एक, फायर है। यस सर, एक मार्स जो सवाल और। फायर। जी सर एक सवाल और। एक सवाल। अगर कन्या, हाँ बोलिए सविता जी। कन्या लगन में अगर जैसे पांचवी राशि हो गई 12वें भाव में, तो 5 नंबर क्या तब भी हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, ऐसे रीड करते हैं कि 5 मतलब सूर्य, तो सूर्य और राहु का डेंट उस तरीके से भी पढ़ते हैं, सिर्फ सूर्य नहीं नहीं देखना होता है नहीं लिखा नहीं हुआ? नहीं, अगर वहां पर बैठा है तो केवल राशि बैठी है तो उससे कोई मतलब नहीं। वो नहीं है, ठीक नहीं है। नहीं। थैंक यू, थैंक यू सर। हाँ संजय जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर दो छोटे सवाल हैं। जी, पहला तो ये है कि कुंडली में अगर हरे पीपल की स्थिति हो तो उसके भी साइड इफेक्ट रहते हैं। साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा ये रहते हैं कि एक तो उन्हें पैसा उधार नहीं देना चाहिए, पैसा उधार उसी का देंगे तो उसी लौट के नहीं आता। उसी का सवाल सवाल है सर, उसका क्या तोड़ है? या तो आत्मा को समझाएं कि भैया गुरुजी। हाँ। फॉरगिव एंड फॉरगेट, ऑलवेज रिमेम्बर। है, वो कहते हैं गठड़ी तो बांध ली धन की, पर उसने ये नहीं देखा उस गठड़ी में छेद है, राहु रूपी। अक्सर जिनका 12वें भाव में बृहस्पति होता है वो पैसा कमाने की कला में तो महारत हासिल कर लेते हैं, पर पैसा बचाने की कला उनके हाथ में नहीं होती है। कोशिश, जितनी ज्यादा पैसा बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं उतना ही ज्यादा निष्फल हो जाता है मामला। किसी को उधार दे बैठेंगे, गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठेंगे, और ना और तो उसका जीवन साथी या कोई बच्चा ऐसा मिल जाएगा जो कहेगा लाओ बापू दे दो, बहुत बचा लिया तुमने। खुद अपने पर्सनल जीवन के अंदर वो कंजूस होते हैं। ठीक है।
इक्का 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 इकाई जोड़ते रहते हैं, पर वो निकलता रहता है। क्या करिए, प्रक्रिया है संजय जी, घबराने की जरूरत मत है। सर कई बार ना जीवन की कैम का सेंटर आउट हो जाता है इसमें। और दूसरा सवाल ये है सर कि आजकल का जो दौर है ये सतयुग तो है नहीं कि गुरु के मार्ग पे चला जाए। तो कई बार ना लॉजिकल ये लगता है कि राहु के मार्ग पे चला जाए। यार राहु राहु काल में है ना, राहु वाले लोग सत्ता में बैठे हैं देश में। तो इस पे क्या टिप्पणी करूं? नहीं लोग नहीं बाग ये, संजय हाँ। जी, संजय जी, ये अभी हमारी अधूरी नॉलेज की वजह से ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है। मैं आपको क्लियर कहूं, कोई भी राहु प्रधान आदमी सत्ता में नहीं बैठता। ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी बड़े नेता की कुंडली देखे, जब हम धारा प्रभाव में ज्योतिष को बोल रहे होते हैं ना, तो हम बड़ी जल्दबाजी में बोल देते हैं कि राहु से नेता बनता है। नहीं, लीडरशिप क्वालिटी ओनली सूर्य से आती है। राहु कूटनीति का प्लेनेट है। कूटनीति जो होती है, जिसे हम कई बार राजनीति बोल देते हैं, जबकि कूटनीति और राजनीति में थोड़ा सा अंतर होता है। पर कूटनीति समझ में नहीं आती, इसलिए हम उसे राजनीति बोल देते हैं। कूटनीति का मतलब है कि किससे कब कैसे संबंध स्थापित करना है और किसके साथ संबंध स्थापित नहीं करना है और किस दशा में क्या बोलना है, ये कूटनीति है। जो एक देश की दूसरे देशों के प्रति होती है उसे हम कूटनीति तो कह देते हैं। कहते हैं ना हमारी कूटनीति बहुत अच्छी। कूटनीति का मतलब ही है किसका साथ पकड़ना और किसका साथ छोड़ना है। आम आदमी आम साधारण भाषा में उसे ही राजनीति समझता है। चालाक लोग तो क्या गरीब नहीं होते? मैंने ऐसा नहीं देखा। चालाक लोग बहुत, मतलब चालाक लोगों को मैंने बहुत गरीब देखा है। जो खूब चालाक होंगे हैं, उसको आप सब्जी लेने भी भेज दो, आप 200 रुपए दे करके, तो भी 20 रुपए बचा लाएंगे और आपको गणित लगा के बता देंगे 220 का सामान आना था, मैं तो लड़ झगड़ के 200 में लाया हूँ, 20 रुपए खुद अपने जेब में रख लिए। और जिसको आप सब्जी लेने बेच रहे हो भेज रहे हो, वो पक्की बात है वो अमीर आदमी तो है नहीं, वो है गरीब आदमी, उसी को सब्जी लेने। उसने चालाकी दिखाई कि नहीं दिखाई? पर क्या वो अमीर बन पाया? चालाकियों से ही अमीर बन जाते तो बात ही कुछ ना हो जाती। तो संजय जी, जो लोग नेता बने हैं उनके अन्य ग्रह जब तक साथ नहीं देंगे, अकेला राहु कुछ नहीं करता। अकेला राहु जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर बलवान हो जाता है, ऑलवेज रिमेंबर, ये कूड़ा बीनने वाले लोग देखते होंगे आप, सुबह सुबह घरों के बाहर से कूड़ा उठाते हैं, प्लास्टिक की बोतलें चुनते हैं, या जो पेंट सूंघते हैं, वाइट ड्रग्स का यूज करके पड़े रहते हैं, सिर्फ वो ड्रग्स लेने के लिए ही सामान को चुनते हैं और फिर बेच देते हैं और उसे ड्रग्स खरीदते हैं और अपना गुजारा चलाते रहते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी कुंडलियों में राहु बहुत डोमिनेट करता है और अन्य ग्रह कुछ नहीं करते। तो फिर उनको तो नेता नहीं बनाया। तो ये अधूरा सत्य है कि नेता लोग राहु प्रधान है, नहीं। राजनीति के लिए राहु जरूरी है, यानी कि राहु अच्छा होना जरूरी है, वो बात एक अलग है। पर जब तक उसका सूरज अच्छा नहीं होगा, जब तक उसका सूरज अच्छा नहीं होगा, अगर बृहस्पति अच्छा नहीं होगा तो अच्छा संगठन करता नहीं होगा। आपको लोग जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, आपके संगठन में शामिल नहीं होंगे, जब तक आपका गुरु ठीक नहीं होगा। आप जो चीजें देखते हो ना कि नेता लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बैठे बना के बैठे हैं, पैसा कमा करके बैठे हैं, ये कुछ दशाओं का परिणाम मात्र होता है। पर आप बड़े बड़े लोगों के साथ, नेताओं के साथ बैठे और आपको उनकी कुंडलियां देखने का भगवान करे मौका मिले, ओरिजिनल कुंडलियां, मार्केट में फ्लॉट जो होती हैं बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो आप जब आप इस ज्योतिष विज्ञान का पूरा अध्ययन कर लेंगे और कई बार अभ्यास कर लेंगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि क्या चीज है। अगर देश के सारे नेता खराब होते तो देश ना चलता, देश के सारे नेता खराब होते तो देश ना चलता। सारे नेता खराब नहीं होते हैं, 546 में से कुछ लोग होते हैं जो गड़बड़ा जाते हैं और उन्हीं की बातें हमारे दिमाग में आ जाती हैं, जिसकी वजह से लगता है ये लोग बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं। कभी पार्लियामेंट में जाने वाले सांसदों के साथ अच्छे संबंध बना करके, लंबे समय तक संबंध बना कर, ज्यादा नहीं 10 सांसद पकड़ लीजिए, आपके कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे।
जो लंबी लेवल की राजनीति करते हैं, और जो कभी कभी दशाओं की वजह से एक आध बार सांसद बन जाते हैं ना, उनको मत गिनिए। जो लंबे समय से पार्लियामेंट में बैठने का अभ्यास है, 10 साल 15 साल, उनके साथ बैठ के देखिए और उनके विचार सुनिए और उनके क्रियाकलाप भी देखिए। वो कितने अपने ऊपर नजर रखते हैं, अपने ही कमियों को कितना देखते हैं। आप उनकी कमियां बताइए, बड़े प्यार से सुनेंगे, बहुत सहजता से सुनेंगे। और जो पहली बार वो एमएलए बन गया, यूपी का, बिहार का, हमारे हरियाणा का, पहली बार गलती से बन गया, किसी पार्टी से ले आया पैसा दे दा करके, वो तो पीट देगा। आप उसका बता के दिखाओ उसके मुंह पे कमी, वो कहेगा अरे छोरे इसको साइड में ले जाइए, इसको मेरी कमी बता रहा है छोरा, है तो वो कूट पीट के आप बाहर बिठा देंगे। तो वो नेता नहीं है। वो तो कहते हैं ना, हमारे हरियाणा में कहावत है, कूड़े के भी दिन आते हैं एक दिन। अगर आप किसी जगह पे कूड़ा इकट्ठे करने लग जाओ तो एक दिन उसके भी दिन सुधरते हैं। तो कई बार कुछ लोगों को अच्छी दशाओं का फायदा मिल जाता है, बट दे आर नॉट ए ट्रू लीडर्स। ट्रू लीडर्स उन्हें कहते हैं जिनको हम इतिहास में पढ़ते हैं, जिनको हम मानते हैं, जिनके जीवन चर्या को हम देखना और समझना पसंद करते हैं कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, क्या उनके विचार हैं, और हम उनसे प्रभावित होते हैं। दे आर द ट्रू लीडर्स। तो राहु का मार्ग संजय जी सिर्फ माया का मार्ग है, भूल भुलैया का मार्ग है, और अंत में जब वो विदा होते संसार को, इनको याद रखना नहीं चाहता। गलती से अगर वो ऊपर आ भी जाएं तो कौन पूछता है उनको। आपने देखा होगा पास्ट में भी कुछ नेताओं की मृत्यु हुई, कोई उनको याद भी नहीं करना चाहता। जिस दिन मरते हैं तो लोग कहते हैं अरे वाह, आज तो अच्छी खबर आई है, चलो हिंदुस्तान से एक बोझ कम हुआ। और कोई मरता है तो लोगों की आंखों में आंसू आते हैं। आपके एपीजे अब्दुल कलाम की जब डेथ हुई तो हर व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ। और कुछ ऐसे भी हैं जो चले गए तो बच्चे ताली पीट देते हैं, आज की छुट्टी है कि चलो छुट्टी तो हुई। तो दोनों में अंतर है, एक राहु का मार्ग, एक गुरु का। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा। अच्छा, दूसरी एक सवाल का और जवाब दे दूं। संजय जी, गुरु एक ऐसा ग्रह है जो चारों युगों में प्रधान रहेगा। इसको चीज को समझ लीजिए। कलयुग बेशक कलयुग है, कलयुग में राहु का प्रभाव बढ़ेगा, शनि का प्रभाव बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ना लिखा है, पर गुरु के प्रभाव को कोई भी उसका एंड नहीं कर सकता। गुरु की ताकत जो है बहुत गहरी है। कभी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा गुरु के बारे में तो आप समझ पाएंगे कि गुरु की ताकत हर युग में बढ़ती है और वो शक्तिशाली होती ही होती है, निश्चित रूप से। और पॉलिटिक्स में जो बातें बाहर निकल करके आती हैं वो कई बार वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। हाँ, नेताओं के साथ एक बड़ी दिक्कत है, वो बेचारे कुछ चीजें स्पष्ट भी करना चाह के भी नहीं कह सकते। उन्हें लगता है कि किस किस को क्या क्या समझाएंगे, जितना बोलेंगे उतना ज्यादा विवाद होगा, इसलिए चुप हो जाओ। जब वो अपना खंडन नहीं करते तो लोगों को लगता है यार वो तो सच ही होगा जो इसके ऊपर आरोप लगा है। तो वो चीज नहीं है ना। हर चीज के पीछे जैसे हम कह देते हैं ना, अरे फलाना काम हो गया, अरे ये तो मोदी ने करवा दिया। अरे भाई, मोदी के पास जरा टाइम तो देखो, वो सारा दिन यही देखता रहता है इतने करोड़ों लोगों के बीच में कि ये घटना उसके साथ करा दो, वो करा दो। उसका इतने काम है, इतने काम है कि पूछो मत। जो कभी एक ज्यादा नहीं, मुझे सीएम से मौका तो मिला है उनकी लाइफ को थोड़ा देखने का, पीएम से तो नहीं कभी मौका लगा, पर मैं तो सीएम की लाइफ देख के ही हैरान हो गया। अगर मुझे कोई कह दे यार तू सीएम बन जा तो मेरे तो टेंशन आ जाएगी कि अरे इतनी मेहनत करेगा कौन, हम तो मेहनती है ही नहीं। और मेहनत करने के बाद भी जूते पड़ जाते हैं पब्लिक के, तो भाई ऐसे चक्कर में फंसे कौन, समझ रहे बाद में। तो वो तो सर मेष लगन का जातक ये कह रहा है। है, मेष लगन का जातक ये कह रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं? चलिए। सर, दो लोगों के हैंड रेज हैं, छोटा सा। पासी जी कह रही हैं आपका वीडियो स्टॉप किया गया। नहीं, बिल्कुल भी पासी जी, आपका वीडियो हमारे द्वारा स्टॉप नहीं है। आपका नहीं, वीडियो मैंने स्टॉप किया था, उनका बहुत फ्लिकर कर रहा था, अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं हो रही थी। नहीं नहीं नहीं, ऑन वो कर ऑन कर सकती हैं, ऑन कर लें। ऑन कर लो पासी जी, कोई ऐसी ऑन बात। कर लें। हाँ, हाँ दीदी। चारू जी जल्दी बताइए। राम गुरु जी।
गुरुजी एक बात तो कहनी पड़ेगी आपको, जितना भी सुने ना, बस वो प्यास सुनने की कमी नहीं होती है। चाहे यूट्यूब के वीडियो सुन लो, चाहे आपको लाइव सुन लो, हमेशा मन होता है कि बस सुनते ही रहो। ये हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है। हाँ, सही बात है। अच्छा गुरुजी, मैं कह रही थी, आप दो दो लाइनें आप थोड़ा केतु के भी, केतु के ऊपर भी बता ना ना दीजिए अगर। ना, आप लालच मत कीजिए, आज ही बताया, लालच नहीं करना। मुझे भागना है अभी। दीपा जी। हाँ सर, यही पूछना था हमें भी कि केतु अगर है वहां पे तो क्या केतु हो। को एक लाइन में समझना बड़ा मुश्किल है। अगर एक लाइनर मानेंगे तो मैं कहूंगा गुरु अच्छा तो केतु अच्छा, और केतु अच्छा तो गुरु अच्छा। दैट्स फाइन, बट राहु का इफेक्ट क्या होगा, ये वाला पॉइंट। नहीं, देखे, राहु राहु जो है वो डिसीजन मेकर है। केतु उस डिसीजन को फॉलो करता है। अच्छा, केतु करता है। ओके। केतु उसके डिसीजन को फॉलो करता है, पर केतु को जो डायरेक्शन मिलती है वो गुरु के द्वारा मिलती है, गुरु हमेशा ध्यान रखिए, इसलिए उसे का गुरु का चेला है वो शिष्य तो, बोला गया है। गुरु का तो चेला है। हाँ, तो जिस कुंडली में अगर गुरु कमजोर हो जाएगा तो केतु को राहु चलाएगा। बड़ा सिंपल समझिए, फिर से सूत्र अदरवाइज बता रहा तो हूं। केतु। कुंडली में अगर गुरु कमजोर हो जाएगा, उस केतु को राहु चलाएगा, है ना। और जिस कुंडली में गुरु मजबूत होगा, वहां पे राहु नहीं चलाएगा केतु को। राइट। और सर फर्स्ट में अगर गुरु बैठा है तो गुरु तो मजबूत हो गया इसका मतलब, राइट। अगर गुरु को ऐसे मत देखिए कि फर्स्ट में बैठा है। अच्छा अच्छा। फर्स्ट में बैठा बेशक दिग्बली है वो वो वैसे देखिए जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, या वैदिक से देखें तो फिर कंसेप्ट ऑफ डिस्पोजिटर से देखिएगा, है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, कि वो किस राशि में बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, और उसका डिस्पोजिटर के हालात क्या हैं, उससे राइट। देखिए, या नवमांश में जाके देखिए कि गुरु का क्या हुआ। दोनों ही टेक्निक से सर आप डिपॉजिटर शनि है, शनि 12वें में ही बैठे हैं। सर शनि 12वें में ही बैठे हैं। और हाँ, तो वो ठीक नहीं हुआ ना। सर एक बार ये रिपीट करेंगे प्लीज, गुरु अगर कमजोर होगा तो कुंडली को कौन चलाएगा, राहु या केतु? अगर गुरु कमजोर होगा तो राहु चलाएगा, केतु को राहु राहु। चलाएगा, कुंडली को नहीं, ओ, केतु को। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू प्रश्न सर। ये था कि केतु को कौन चलाएगा, केतु को कैसे समझे हम, ठीक है, है ना। समझ गए हाँ, सर। ठीक तो है सर। केतु क्या है, केतु साधु है। अब साधु भी तो लालची भी तो होते हैं, ठग भी तो होते हैं साधु, है, लूट भी तो ले जाते हैं वेश में, है, उल्टा सीधा ज्ञान दे करके फंसा ले जाते हैं ना। लाओ जी अपना तांबा लेके आओ, मैं उसको सोना बना देता हूँ, है? या आपका महिलाओं को कह देते हैं अपना जेवर ले आओ, मैं सफाई कर दूंगा, उसका पैसा नहीं लूंगा, है, पता चला सोना ही अपने निकाल के ले गए, है। तो वो सब बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। तो वो केतु कैसा केतु है वो देखना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं। हाँ जितेंद्र जी। सर ये रेड बुक का कोर्स सर अभी निकट भविष्य में होने वाला है सर, आपके लगता है द्वारा। रेड बुक ने मुझे पकड़ लिया है। हर कोई जो है रेड बुक को ही सर पूछा है। और सर मैं बार बार कहता हूँ कि भाई मैं वैदिक ज्योतिष का टीचर हूँ, अब कोई मानने को तैयार नहीं है, क्या करें। सर मतलब जो रेड बुक की जो कंफ्यूजन थे सर, एटलीस्ट मेरे दिमाग में सर वो पूरी तरह से दूर हो गया, और मैं जुड़ना चाहता हूँ सर। मेरे भी, जुड़िए मेरे जुड़िए जुड़िए, आएगा मेरा शुरू जो है जनवरी के अंदर आ रहा है कोर्स। क्योंकि मेरे ऊपर इतना प्रेशर रहता है लाल किताब का, तो बस आपको मैं बता नहीं सकता। मैं जानबूझ के आगे आगे सरकाता रहता हूँ कि अब मेरा बड़ा मन है मैं फिर से वैदिक पे बोलूं। तो अभी मैं यस सर। डिविजनल चार्ट्स के ऊपर मैं कोर्स लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि डिविजनल चार्ट सारे जो हैं मैं उसे अपनी भाषा में समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ उनके ऊपर। अभी तक आप लोगों ने डिविजनल चार्ट्स के ऊपर जो कोर्स देखे होंगे वो कब से हो रहा है सर स्टार्ट? बड़े टेक्निकल देखे होंगे आप लोगों ने, पर एक आम साधारण व्यक्ति की भाषा में कैसे समझे वो चीज मैं करना चाहूंगा। हाँ पासी जी कुछ कहना सर चाहेंगे? ये डिविजन चार्ट का कब स्टार्ट हो रहा है सर? यस सर। ये अभी अभी शुरू करेंगे, अभी हाँ आप जी सर सर, स्टार्ट कब मैं हो रहा है डिविजन पूछना चार्ट का? चाहती थी कि ये जी सर, जैसे आपने अभी ये एक वर्कशॉप की थी ना, ऐसे ही वर्कशॉप्स करवाइए ना, बहुत अच्छी रही है वर्कशॉप्स, वेरी इंटरेस्टिंग। पासी जी वर्कशॉप में पूरा करना डिविजनल चार्ट्स को बड़ा मुश्किल है। नहीं सर, मैं 5-7 दिन डिविजनल में तो हो चार्ट्स, ही नहीं सकता,
है ना। मैं डिविजनल चार्ट्स की बात नहीं कर रही, जैसे लाल किताब के कुछ टॉपिक्स हो लाल जाए। किताब तो 6 महीने में पूरी नहीं हो रही पासी जी, 7वां महीना तो मेरा अब चल रहा है और अभी तक मतलब कुछ भी चैप्टर क्लियर नहीं हुए अभी तक तो, है ना। तो लाल किताब का तो कोर्स ही बहुत बड़ा है और इसी वजह से कई बार अनसेटिस्फेक्शन भी हो जाता है, तो मुझे तो नहीं वैसे ही सर, बड़ा करना। जैसे जैसे ग्रह वाइज ले लीजिए, जैसे अभी हमने 12th हाउस लिया था, हाँ अगर आप वैसे ले सकते हैं, वैसे गुड आइडिया आपका। हाँ इसी ये, तरह से, आप हाँ आशीष जैसे, जी ये कर सकते हैं हम। जी, इट विल बी। एंड सर, आप टीच करवाएंगे या प्रताप जी टीच कराए पढ़ाएंगे? कोई भी पढ़ा देगा, उस हमारे यहाँ तो वो है जी ही जी बड़ा लोकतांत्रिक मामला है। मैं तो जी जी कहता हूँ हैंड रेज करो, कौन सा कोर्स किसने करवाना। मैं अपने आप को हमेशा पीछे कर लेता हूँ, मैं कभी ये नहीं कहता नहीं ये तो मैं ही पढ़ाऊंगा। मैं कहता हूँ जो आप लोग नहीं पढ़ाना चाहते वो मुझे बता दो, वो मैं पढ़ा लूंगा। अभी तो खैर भंडारी सर का आ रहा है जो कर्मा अलाइनमेंट के ऊपर बड़ा अच्छा कोर्स हमने डिजाइन किया है। भंडारी जी का 20 तारीख से शुरू हो रहा जी है ना। तो वो कोर्स आ रहा है अभी, बहुत अच्छा जी। कोर्स है वो भी, तो आप लोग करिएगा। बड़ी अच्छी उन्होंने तैयारी की है। वर्कशॉप्स का ये जो, जी, आई नो ही इज रियली वेरी गुड टीचर। सर, अगर आप ये करवाते रहेंगे ना ये वर्कशॉप्स, दे वेरी हाँ इंटरेस्टिंग, नहीं, प्रताप वेरी जी की आ इंटरेस्टिंग। रही है ना, प्रताप जी की समटाइम्स, अभी अष्टम भाव पे आ रही है, नेक्स्ट जल्दी आ रही है। जी जी जी, और मैं ठीक है सर। आपकी बात को समझ गया थैंक पासी जी, मैं उसको भी मैं करूंगा, है ना। मैं जरूर उस पर विचार करूँ। यू। लाल किताब के स्पेशली है ना जी, जैसे ग्रह वाइज ले लो या भाव वाइज ले लो, ठीक कुछ ठीक। भी एक ऐसा उठाकर। ठीक जी। है, बिल्कुल निश्चित रूप और ओनली, और ओनली ऑन द रेमेडीज, से। जी जी और जी। जी जी जी। धन्यवाद सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शुक्रिया। लोग। जी प्रणाम सर। प्रणाम।